नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। विधायक दल की नेता चुनी गई हैं ममता बनर्जी और जानकारी यह है कि 5 मई को वो शपथ लेंगी। चुनाव के बाद हिंसा के बीच लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गई हैं ममता बनर्जी। ये एक औपचारिक मुलाकात है। जाहिर तौर पर अब वो उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता देंगी, राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया इस तरह से बढ़ेगी ताकि 5 तारीख को वो शपथ तीसरी बार ले सकें। 5 मई को ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह है। इन सबके बीच राज्यपाल से ममता बनर्जी की मुलाकात लगातार जारी है। जैसे और जानकारी सामने आती है, इस खबर से जुड़ी हुई आगे आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात करेंगे कोरोना की। दिन बीत रहे हैं, मगर बुरे दिन कब बीतेंगे, कब खत्म हो जाएंगे, यह सवाल लगातार बना हुआ है। यूं तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दिल्ली में तो हाल बेहाल है। अब दिल्ली सरकार ने सेना की मदद मांगी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी भी दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन नाकाफी है। ऐसे में सेना को यहां पर लगाया जाए ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली में एक एक सांस भारी है। अब गई कि तब गई, पता नहीं कहां से आया है ये संकट जो गुजरने के लिए तैयार ही नहीं है। अजीब बीमारी ने जख्मों से भर दिया सीना। हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिन बीत रहे हैं, हफ्ते गुजर रहे हैं, लेकिन राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर ही नहीं। जिधर देखो उधर सांसें उखड़ रही हैं, जिधर देखो उधर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, खुद अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तमाम दावों और वादों के बावजूद इस दिक्कत का हल निकल नहीं पा रहा। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना से मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दरअसल कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रही है। बीते दिनों केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन बढ़ाया और अब दिल्ली को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोरोना के मरीजों के जरूरत के हिसाब से सप्लाई नाकाफी है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने हैं, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में भी केंद्र से सेना की मदद की मांग की जानकारी दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। रेलवे और वायुसेना पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूर के राज्यों से ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए वायुसेना भी मददगार बनी हुई है। हालांकि अब तक ये कोशिश दिल्ली के मरीजों की जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही है, जिसके चलते राजधानी के अस्पतालों में मरीजों को जान तक गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क के रास्ते ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई को लेकर आ रही है। बीते दिनों पीएम मोदी ने ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई की सभी बाधा को दूर करने को कहा था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी की इस अपील का जमीन पर पूरा असर दिख नहीं रहा है। इस बीच चिंता इस बात की है कि दिल्ली में लगातार
कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों से दिल्ली में औसतन 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जबकि लगातार 2 दिनों से मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे हाल में पूरी दिल्ली में अस्पतालों की सांस अटकी है। अंदर मरीजों की जान खतरे में है। बस कोशिश यही है कि मरीजों की सांसों पर आया ये संकट जल्द से जल्द दूर किया जाए। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि सेना ऐसे हाल में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ये जिंदगी बचाने का दौर है। ऐसा मुश्किल दौर इस देश ने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बिगड़े हालातों में लोग दहशत में हैं। जिन लोगों को कोविड के लक्षण आ रहे हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, वो सिटी स्कैन करा रहे हैं। मगर एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि सिटी स्कैन बगैर डॉक्टर की सलाह पर ना कराएं। इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सुनिए डॉक्टर गुलेरिया की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक डॉक्टर आपको नहीं बोले तब तक आप सिटी स्कैन के लिए नहीं जाएं, क्योंकि इससे आपको दूसरी बीमारियों का खतरा है। इन सब के बीच पूरा देश इन दिनों कोरोना की मार से करा रहा है। संकट की इस घड़ी में इलाज की मुश्किल और ऑक्सीजन की कमी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। ऐसे हाल में कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता रह गया है? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने की। पूरा देश कोरोना की मार से कराह रहा है। चारों ओर उदासी का मंजर है, चारों ओर तड़प की तस्वीरें हैं, चारों ओर लोग मर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और इस बेबसी, बेचारगी, बदहवासी को दूर करने के लिए क्या सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है? लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन ही अब कोरोना की इस महामारी को रोकने में कारगर हथियार बचा है? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि भले ही पीएम मोदी ने कहा हो कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प माने, मगर मौजूदा समय यही कह रहा है कि शायद अंतिम विकल्प मानने की घड़ी आ गई है, जिसकी दुहाई अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी दे रहे हैं। बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया। हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया। उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए। तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा है कि सरकारों को लॉकडाउन के बारे में अब विचार करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले गरीब तबके की जरूरतों को पूरा करने का ध्यान भी रखा जाए। कुछ ऐसी ही मांग आज विपक्ष की ओर से भी की गई, जब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने लॉकडाउन से पहले नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कही और कहा कि इसके लिए सरकार को पूरे विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। कि न्यायालय जो फैसला करेगा,
लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भले ही टुकड़ों में, किश्तों में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नाम से लॉकडाउन लगाए हों, मगर उन्हें भी लगा था कि लॉकडाउन जरूरी है। सबसे पहले लॉकडाउन वाली इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, जो कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में इस आंशिक लॉकडाउन का असर भी दिखा और यहाँ कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेज में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेज में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, ओडिशा जैसे राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन या कर्फ्यू का फैसला किया और कई राज्य वीकेंड लॉकडाउन की ओर बढ़े। ये बात साफ है कि कमजोर तबकों को होने वाली मुश्किल और आर्थिक हालात को देखते हुए अब तक लॉकडाउन को आखिरी विकल्प माना जा रहा था, लेकिन कोरोना की मार को देखते हुए अब खुद व्यापारिक संगठन लॉकडाउन की वकालत करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो कोरोना पर राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित करें। अनेक राज्यों के अंदर जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लगभग कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में यदि एक राष्ट्रीय लॉकडाउन किया जाता है तो कोरोना का काफी हद तक हम लोग सामना कर सकेंगे, लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचा सकेंगे। पूरी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि किसी तरह से भी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके और महामारी की मार से आई इस आफत से लोगों को राहत दिलाई जा सके, चाहे इसके लिए कुछ समय के लिए लॉकडाउन जैसा सख्त कदम ही क्यों न उठाना पड़े। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। इन सब के बीच कर्नाटक में ऑक्सीजन न मिलने से 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। यह खबर जितनी भयानक है उतनी ही दर्दनाक भी। सरकारी अफसर इसे हादसा कह रहे हैं, मगर जिस तरह से हालात बने उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लापरवाही ने 24 लोगों को मार डाला। ये ऐसा निशाना साधा है। कांग्रेस कह रही है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए ये दुरप्पा सरकार के पास कोई नीति है ही नहीं। And there's a criminal neglect by the government of Karnataka. They don't seem to have a blueprint in place for us to get out of the pandemic. They don't seem to know the way forward on how to deal with the logistics for oxygen. राजनीति अपनी जगह है, मगर इस तरह से लोगों का बगैर ऑक्सीजन के मर जाना बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बर्दाश्त होता कि कोई बगैर दवाई के मर जाए, प्रशासन की ढिलाई से मर जाए। ये सरासर लापरवाही है सरकार, लापरवाही है। जामनगर से नोलन के साथ आज तक ब्यूरो। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जरा सोचिएगा। कोरोना ने जिंदगियां छीनी, जो जिंदा हैं उनकी सांसों को घूंटकर उनकी जान ले ली। लेकिन वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक सरकारों का रवैया है, सिस्टम का खामोश हो जाना है। हमारे संवाददाता आशुतोष बिहार के गांव कस्बों तक हालात का जायजा ले रहे हैं। आशुतोष, जब आरा के सदर अस्पताल पहुंचे तो सब कुछ दम तोड़ रहा था। जिंदा मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। आईसीयू में अस्पताल बना दिया गया था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, लेकिन किसी को न सुनना था और ना किसी ने सुना। मरीज ने दम तोड़ दिया और सुशासन के खाते में एक और आंकड़ा जुड़ गया। खराब हो रही है सर, उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। तो आप कुछ कीजिए ना, जल्दी से एक डॉक्टर भेजिए ना जल्दी से। नेबुलाइजर किसको लगाना था? सर मेरे मरीज को नेबुलाइजर लगाना है। 1.5 लिख के बोला था किसी ने? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि नेबुलाइजर 3 टाइम देना है, लेकिन हम बिजली की वजह से अभी तक नेबुलाइजर उनको नहीं दे पा रहे। उनका हाथ ही तेज हो गया है और उनका हाथ ही तेज हो गया है सर।
नेबुलाइजर देने से उनके जो ये चेस्ट का है वो उसमें आराम मिलता है। कौन है आपके वो मेरे हस्बैंड हैं। आपके सामने देख सकते हैं क्या कंडीशन है मरीज की। डॉक्टर नहीं है। तबीयत बिगड़ रही है? अब पूरी फैमिली देखिए कैसे छटपटा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप बताइए। मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट कर दिया और मल्टीपल टाइम मतलब ये बच्चा गया है ऊपर में, बट कोई आने का 5 बजे सुबह की बात है। ड्यूटी पर डॉक्टर कौन है? नर्स आप लोग हैं यहाँ पे? नीचे लाइट क्यों नहीं? एक पेशेंट की हालत वहाँ क्रिटिकल हो रही है, एक को नेबुलाइजर देना है, कैसे देंगे? ऊपर से हम लोग को ऊपर से जब ओपन करेंगे तब ना हम लोग इसका यूज करेंगे। खुला नहीं है अभी, कब से ताला बंद है? ये तो जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ताला बंद है। कितने दिन हो गए? करीब 8 महीना। 8 महीने से बंद है ये ताला। इसमें क्या क्या मशीनें हैं? वेंटिलेटर है और मॉनिटरिंग मशीन है। कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है इससे? एक बार में 3 कम से कम? बेड तो 3 है लेकिन वेंटिलेटर तो 5 है। और ये बंद क्यों है? ये तो मैनेजर जानेंगे, जब से हम लोग आए हैं तब से बंद है। मैडम ऑफ है ड्यूटी डॉक्टर? नीचे लाइट क्यों नहीं? नीचे एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, परिवार वाले तड़प रहे हैं। बात हो गई तो सर बोले कि हम डॉक्टर को भेज रहे हैं। कितनी देर में? इंचार्ज है सर। आप डॉक्टर हैं कि नहीं है? से बात हुआ, डॉक्टर है। आप एक बार देख क्यों नहीं लेती हैं? घर पे मिलेंगे वो। मैनेजर नहीं है यहाँ पे? यहाँ मिलेंगे। नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगी। सिस्टर से पूछने से बोलते हैं कि चार्ज में। सिस्टर नीचे एक आदमी है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप तो कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है, कोशिश कर लीजिए। वो तड़प रहा है मरीज, आप लोग नर्स ही हैं ना, एक बार कोशिश कर सकती है, शायद जान बच जाती है। पहले एक आदमी तड़प रहा, उसकी जान बचाने की उन्हीं का हम लड़का है सर। कितना है अभी ऑक्सीजन? अभी ऑक्सीजन 36 पे चल रहा है। 93 पर हम लेकर आए थे, 93 पर लेकर आए थे। जान लेगा ये लोग। सदर अस्पताल का आईसीयू कैसा दिखता है देख लीजिए, पानी टपक रहा है, बेड है, कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं, यहाँ दवाइयाँ रखी हैं, एक ये वेंटिलेटर जैसी एक मशीन है वो वहाँ दिखाई पड़ रही है, मॉनिटरिंग मशीन दिखाई पड़ रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति है। नीचे बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं कैसी चरमराई हैं। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा दें, इसके भीतर ये प्रतिबंधित इलाका में नहीं जा सकते, लेकिन मरीज के तीमारदारों को बैठना पड़ रहा है। बेड तो है लेकिन अभी ऑक्सीजन जहां लगी है, एक मरीज की हालत खराब हो रही है, इस समय लाइट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बीती रात से लाइट नहीं आई है, किसी को नेबुलाइजर देना है तो नेबुलाइजर दे नहीं सकते, अस्पताल में न नर्स आया है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में आज से 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के 77 स्कूलों में टीकाकरण का यह अभियान लगातार जारी रहा। टीकाकरण अभियान पर दिल्ली सरकार अपनी नजरें गड़ाई रही। हमारे संवाददाताओं ने भी जगह जगह जाकर वैक्सीन के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जायजा लिया है। जान है तो जहान है, कोरोना से बचना है तो टीका लगवाना ही एकमात्र उपाय है। देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल से 44 साल की उम्र वालों को टीके लगने की शुरुआत हुई तो टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की कतारें लग गई। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये बुराड़ी का स्कूल है जहां पर आप देखेंगे स्कूल के अंदर से लेकर के बाहर तक आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करने की लगातार बात सरकार की तरफ से की जा रही थी कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जल्दबाजी ना करें, ना पहुंचे, जिनका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ वही पहुंचे। शाम जो ये लोग खड़े हैं इनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बावजूद इसके लंबी लंबी कतारें जो है वो फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त जो है वो देखने को मिल। डर तो है ही, जो भी दिल्ली में सिचुएशन है अभी, तो हम भी सोच रहे हैं कि फटाफट वैक्सीन लग जाए तो थोड़ा एक सेफ्टी का रहेगा। अगर फर्स्ट स्लॉट में ही बुकिंग की थी इसी वजह से कि मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, बट देखिए लाइन कितनी लंबी है, तो आई थिंक ये डर ही है जिसकी वजह से लोग सुबह सुबह एकदम फर्स्ट स्लॉट में बुकिंग मिलते ही आ गए। टाइम स्लॉट ले रखा है 10 से 12 के बीच में, लेकिन इतनी भीड़ हो गई है, कई साइट इन्होंने बना रखा है, लगता है ये सारे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। लेकिन अभी तक ये सरकार, आप देख ले, केजरीवाल जी देख लो आप कि क्या तैयारियां हैं आपकी। लोग बता रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। टाइमिंग देख लो, 11 बजने 11:15 हो गए हैं। दिल्ली में टीकाकरण के दूसरे चरण में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए 77 स्कूलों को टीकाकरण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। आज सुबह से ही इन केंद्रों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। 18 साल से 45 साल उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और इस समय ये जो है ये पहली लाइन है जो कि अंदर जा रही है। वेस्ट विनोद नगर का ये सरकारी स्कूल जहां पर ये वैक्सीन लेने के लिए लोग जा रहे हैं।
वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन पहला दिन है इसीलिए लोगों में उत्साह भी ज्यादा है और इसीलिए इंतजाम भी उसी हिसाब से किए गए हैं। अलग अलग दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। जैसे ये जो स्कूल है जो कि वेस्ट विनोद नगर का है पूर्वी दिल्ली में, यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की गई है वो 5 अलग अलग सेंटर में की गई है और 5 सेंटर में 3-3 कमरों का सेंटर बनाया गया है। फर्स्ट प्रोडक्ट यही है वैक्सीन लगाना। जी पूरी फैमिली वैक्सीनेट हो चुकी है, सिर्फ मैं ही बचा था, लगा था कि मुझे भी। यूं तो 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार को ही हो गई थी। दिल्ली में 1400 से ज्यादा युवाओं ने वैक्सीन ले ली थी, लेकिन दिल्ली में विधिवत शुरुआत आज हुई। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। 77 सरकारी स्कूलों में इस वक्त आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 4.5 लाख वैक्सीन की डोजेज दिल्ली में आ चुकी हैं। हम इस वक्त हैं छतरपुर के गर्ल्स स्कूल के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लोगों की यहां पर दिख रही है जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। कई सुबह 9 बजे से कतारें शुरू हो गई थी। मैम मैं 10 बजे आ गया था और काफी लंबी लाइन थी। 10 बजे से लेके 1 बज गया होगा, शायद 12:30। इतना टाइम तो लग रहा है, 2-3 घंटे लग गए। 2-3 घंटे लग गए। कितने बजे शुरू हुई वैक्सीनेशन? मैम वैक्सीन अराउंड 11 बजे 11 o'clock स्टार्ट हुई थी। इनके पास वैक्सीन नहीं थी शुरू में, लेट आई है इनके पास वैक्सीन। दिल्ली के 77 स्कूलों में एक साथ आज सुबह से ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत। दिल्ली के लोग वैक्सीन लगाने के लिए उतावले थे। कई जगह कतारें बहुत लंबी हो गई। बुराड़ी के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। पंडारा रोड के नवयुग स्कूल में भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों की कतारें लगी रही। 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत पर सरकार बिल्कुल नजरें गड़ाए हुई थी। सरकार के सिपह सलार टीकाकरण केंद्रों का जायजा ले रहे थे। खुद उप मुख्यमंत्री विनोद नगर के टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे, वैक्सीनेशन की जानकारी ली। दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। सरकार में मंत्री गोपाल राय ने शाहदरा के जाफराबाद एक्सटेंशन में टीकाकरण का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली के राजेंद्र नगर के टीकाकरण सेंटर का जायजा लिया, तो बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने अपने इलाके के टीकाकरण केंद्रों पर जाकर देखा कि कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है। एक सेंटर पे 3 साइड बनाई गई है जहां जिससे की वजह से भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो सही से पालन किया जा सके। सरकार का अभी जो लक्ष्य है कि आगे कुछ समय में हम दिल्ली के 272 वार्ड में सभी वार्डों में जो है वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करेंगे। यहाँ पर लगभग आज 250 से 300 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लगभग 100-150 लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं और मैं सारे जो वैक्सीनेट होने के लिए लोग आए हैं उनसे मैंने अभी बात करी, चर्चा करी। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, सब बड़े खुश हैं सरकार के एफर्ट से। और थोड़ा बहुत फीडबैक लोगों ने दिया है, वो फीडबैक भी हमने लिया है। हाउ टू ऑर्गेनाइज द क्राउड्स, किस प्रकार से जो लोग लाइनों में खड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। कोशिश हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएं, क्योंकि अभी तक फर्टेलिटी रेट की बात करें तो वैक्सीनेशन होने के कारण फर्टेलिटी कम हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम, मैं भी जो ही जायजा ले रहा था कि पूरी टीम बहुत तत्परता से काम कर रही है। अभी हमने देखा कि 5 काउंटर लगे हुए थे, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा था। हमने काउंटर बढ़ा देने के लिए 15 काउंटर अभी कर दिया है हमने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करा पाएंगे। दिल्ली में टीकाकरण की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन दिल्ली के खाते में अभी सिर्फ 4.5 लाख टीके आए हैं, जबकि मांग बहुत ज्यादा है। लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट तक नहीं मिल रहे हैं। अनीशा माथुर और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 मई से ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया था। यूपी में
पर्याप्त वैक्सीन की डोज अभी मिली नहीं है, जिसके कारण फिलहाल सिर्फ 7 जिलों में ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है। ये वो जिले हैं जहां कोरोना मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। कोरोना का संक्रमण देश में कहर बरपा रहा है, तो वहीं उसे थामने के लिए जोर शोर से वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। देश के तमाम हिस्सों में तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसमें 18 साल से 44 साल तक के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 मई से ही तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो चुका है। सबसे पहले उन 7 जिलों को चुना गया है जहां कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है। ये जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली। यूपी की राजधानी में एक तरफ कोरोना का कहर है, तो वहीं टीकाकरण भी जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में शनिवार से शुरू हुए 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण लगातार जारी है, जिसमें पहले दिन 16,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया और अब दूसरे दिन कार्यवाही लगातार चल रही है, जहां पर कोरोना के टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में, जहां आप देख सकते हैं कि टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया वही है, आपको कोविन ऐप के थ्रू या पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करना है, उसके बाद में अपना स्लॉट बुक करना होता है और उसके बाद में जिस स्लॉट में आपको समय दिया जाएगा उस समय आके आप अपना ये वैक्सीन ले सकते हैं। लखनऊ में 18 से 44 साल के लोगों को टीका तो लग ही रहा है, साथ ही 45 साल से ऊपर के जो लोग रह गए हैं उनको भी टीके लग रहे हैं। हाँ, एक बस चेंज है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है, अदरवाइज तो सेम है जैसे हम पहले करते थे। वेटिंग में कर बिठाते थे, उस टोकन देते थे, वेटिंग में बिठाते थे, वैक्सीन लगवाते थे, फिर ऑब्जर्वेशन आधा घंटा भेजते थे। कैसा रिस्पांस आ रहा है क्या पोर्टल पे, जिस तरीके से लोगों को वेट करना पड़ रहा है? पोर्टल पे अगर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया तब तो कोई इशू नहीं है, पोर्टल पे उनका नाम हम देख लेते हैं, खुल जाता है तो वेल एंड गुड। कभी कभी 1-2 नाम के 3-4 लोग होते हैं तो उनका आईडी मैच करने में, चीजें करने में थोड़ा टाइम लगता है हमको। जिन्हें टीके लग गए वो अब राहत की सांस ले रहे हैं। जब मैंने जिस दिन वैक्सीनेशंस का ये जब आदेश आया था उस समय मैंने लॉगिन का प्रयास किया, बट उस समय नहीं हुआ। कल मैंने 2:30 बजे लॉगिन किया और मेरा सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, मेरी और मेरी वाइफ का। हम दोनों आज आए हैं यहाँ पे वैक्सीनेशंस के लिए और ये हमारा फर्स्ट डोज है। जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से कोरोना के कोविड के केसेस आ रहे हैं, खासकर लखनऊ में, तो ये एक जिम्मेदार सिटीजन और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की हमारी ड्यूटी है कि हम आए वैक्सीनेशन करवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में 1 मई से ही टीकाकरण शुरू हो गया। सुबह से ही लोग कतारों में लग गए। कई सेंटरों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। गोरखपुर के महिला जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन के साथ रजिस्ट्रेशन कराने वालों की भी काफी भीड़ जुट गई। यही बोलना चाहूंगी, गुटके पे लिखा रहता है कि मत खाओ, लेकिन लोग खाते हैं। वैक्सीन पे सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलिए लगवा लो, जान बचा लेगी, तो प्लीज लगवा लीजिए। आज 18 से बढ़ के लगना है, तो इसलिए आज वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी कोई यहाँ पे वैक्सीन का कोई वही नहीं है और लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। इससे तो कोरोना और फैलेगा कि घटेगा। एक्साइटेड तो बहुत थे, लेकिन आप भीड़ देख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी देख रहे हैं यहाँ पे, और लाइन जब देखो तब चेंज हो रही है। वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 10 बजे से खड़े हैं, लेकिन लगवाना है क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका रास्ता है। उत्तर प्रदेश को 18 से 45 साल के लोगों के लिए अभी सिर्फ टीके की 1.5 लाख डोज मिली है। यही वजह है कि टीकाकरण के लिए अभी सिर्फ उन 7 जिलों को चुना गया है जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं। जैसे ही अगली खेप आएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। यूपी सरकार ने मई के अंत तक 1 करोड़ लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। गोरखपुर से गजेंद्र मिश्र के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में और तेजी आए, इसी उम्मीद के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।